तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, अपने लग जाइए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लगाइए इसे पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी किया जाता है। अब देखिएगा उस समय का, जब आपको भारत में अंग्रेज राज्य कर रहे थे उस समय अध्यादेश कौन जारी करते थे, तो गवर्नर जनरल जारी करते थे, यानी वायसराय कह सकते हैं, गवर्नर जनरल कह सकते हैं। अब ये जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिला था, देखोगे 1857 के क्रांति के बाद ही इनको ये शक्ति दिया गया था, यानी कि 1861 का एक्ट जो आया था उसमें ये दे दिया गया कि गवर्नर जनरल या वायसराय उस समय हो चुके थे, गवर्नर जनरल की जगह पर वायसराय हो चुके थे, वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अभी अध्यादेश जारी कौन करता है, तो अभी अध्यादेश जारी कर सकता है कौन, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है, ये भी आप जानते हैं कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक, राष्ट्रपति। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा 1861 का एक्ट। 1861 में आपको देखिएगा 1860-61 में आईपीसी भी आया था, इंडियन पिनल कोड आया था। 1833 के एक्ट बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, क्योंकि 1833 के एक्ट में क्या किया गया था कि भारत के जितने भी फैक्ट्री व्यापार करते थे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे पूरी तरीका से खत्म कर दिया गया था। चीन और चाय के जो व्यापार था चीन के साथ, उसे भी खत्म कर दिया गया था, यानी चाय चीन के साथ व्यापार भी खत्म। भारत के पारित अधिनियम 1861 महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनता है। अभी अध्यादेश जारी कौन करते हैं, आर्टिकल 123 के तहत, देखोगे आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया बताना है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर देखिएगा कि काफी लूट मार बढ़ रहा था, तो लंदन से एक आपको एक्ट लाया गया जिससे कंपनी रेगुलेट हो पाए। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया गया था, ये लाया गया था 1773 में। 1773 का एक्ट जो होता है रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। और देखिएगा 1773 में ही एक्ट द्वारा 1774 में देखिएगा कि एक आपको सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बंगाल में की जाती है और एलिजा इम पे उसके मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। जमींदारी प्रथा की जो आपको शुरुआत किया गया था, इस्तेदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में स्टार्ट किया था, इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 देख लीजिए। महारानी विक्टोरिया को भारत के सामग्री कब नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया, ये देख लो, घोषित नहीं किया गया, नियुक्त किया गया। तो ये महारानी विक्टोरिया को देखिएगा सामग्री जो नियुक्त किया गया, ये कब नियुक्त किया गया, ये आपका ऑप्शन अगर ऐसे दिया रहेगा तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा 1876 में, 1876 हो जाएगा इसका आंसर। आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि 1857 के क्रांति के बाद अब जो काम लिया जा रहा था, यानी महारानी के नाम पर अब काम किया जाएगा, 1858 का जो एक्ट आया था। और उसके बाद देखिएगा कि 1800 आपको क्या हुआ, 76 में इन्हें सामग्री नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक ना। 3 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था। तो मार्लो मिंटो सुधार बिल जो कहता है, ये बताना है क्या कहता है, किस वर्ष पारित हुआ था। तो मार्लो मिंटो सुधार बिल जो आया था ये 1909 में आया था, ठीक, ये याद रखिएगा। इसमें पृथक मुसलमानों को निर्वाचन के बारे में बताया गया था, यानी पृथक निर्वाचन के बारे में कहाँ बताया गया था, 1909 के एक्ट में बताया गया था, इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होगा, मार्ले मिंटो, मार्ले क्या था, यहाँ पर मार्ले सचिव था, भारतीय सचिव था। मिंटो क्या था, मिंटो यहाँ पर देखिएगा वायसराय था, इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो। राजधानी परिवर्तन की घोषणा 1911 में देखिएगा कर दिया गया था, यानी कि अब कौन राजधानी होगा, कोलकाता की जगह पर अब दिल्ली राजधानी हो जाएगा भारत का। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था, ये देखो, वही मार्लो मिंटो या मिंटो मार्लो उद्देश्य इसका बताना है क्या उद्देश्य था, लगाइए क्वेश्चन। मार्लो मिंटो सुधार का जो उद्देश्य था, बस हमारे साथ क्वेश्चन लगाते रहिए, एग्जाम तक आपको लगभग नहीं तो 10,000 से अधिक एमसीक्यू का मैं रिवीजन आपको करा दूंगा, और एग्जाम के कुछ दिन पहले तक आपको वो चीज जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा है वो भी मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। आगे चलते हैं। मिंटो मार्लो सुधार का आप देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपको पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी कि मुसलमानों के लिए सिर्फ मुस्लिम ही वोट डाल सकते हैं, यहाँ से पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी फुट डालो और शासन करो की नींव डाल दिया गया था पूरी तरीका से संवैधानिक रूप से। ये कहां पर, तो मार्लो मिंटो जो एक्ट आया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, 5 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। 1946 के कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों ने गठित किया था, निम्नलिखित में से इसका सदस्य नहीं थे। हमारे संविधान सभा देखोगे कि जो गठन किया गया था शुरू में कैबिनेट मिशन के ही हिसाब से गठित किया गया था, और कैबिनेट मिशन देखोगे कब गठित किया गया था, तो ये आया था 1946 में। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे,
सर स्टोफर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड एमरी नहीं था। ये क्वेश्चन बार बार तुमसे पूछता है, सेम ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। बाकी ये तीनों सदस्य थे आपको किसमें, तो कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन ही क्या है, संविधान सभा का आधार है, ये याद रखिएगा। ये आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 देख लीजिए। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है। सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जो जाता है ये किस नाम से, कि भारतीयों को सत्ता सौंप दिया जाएगा, ये जो जाया जाता है बताओ। और यही बाल्कन प्लान भी कहा जाता है, यानी कि भारत पाकिस्तान का विभाजन का भी यही प्लान था, और भारत के अंग्रेज लास्ट वायसराय भी यही था। इसका क्या नाम था बताना है, इसका नाम था माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना नाम था, लॉर्ड माउंटबेटन था उस समय, इसी के नाम से माउंटबेटन योजना नाम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया था, ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन। अखिल भारतीय महासंघ जो स्थापित करने का प्रावधान है, सबसे पहले किस एक्ट के द्वारा किया गया था, ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में देखोगे, संविधान के देखोगे बहुत से प्रावधान यहीं से लिए गए हैं 1935 के एक्ट के द्वारा। और जब तक आज़ादी मिला था, जब तक हमारा संविधान नहीं बनकर तैयार हो गया था, तब तक किस एक्ट द्वारा काम चलाए जा रहे थे, तो 1935 के एक्ट द्वारा ही। जो 1935 से पहले 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1935 के एक्ट लाने के लिए ही हुए थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसे आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की। केंद्र में द्वैध शासन जो बोल रहा है, पहले आया था 1919 में देखोगे, पहले 1919 में देखोगे प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली आया था। 1919 में देखोगे प्रांत में आया था, कहां पर आया था, प्रांत में आया था, इसे भी याद रखिएगा, प्रांतों में आया था। फिर इसे देखोगे 1935 में देखोगे ये कहां चल गया था, केंद्र में चल गया था। और ये द्वैध शासन प्रणाली कहलाता क्या है भैया, द्वैध शासन प्रणाली कहलाता है कि सब्जेक्ट को 2 भागों में बांट दिया जाएगा, एक हस्तांतरित कर दिया जाएगा, एक रिजर्व कर दिया जाएगा। हस्तांतरित दे दिया जाएगा, लो भैया तुम लोग अपना शासन करो, जो मतलब यहाँ के लोग हैं नेता मदारी को, और बाकी जो रिजर्व है महत्वपूर्ण जो है चीज सब्जेक्ट वो रख लेगा खुद ही गवर्नर जनरल अपने पास। ये जो होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 में देखोगे ये केंद्र में लागू कर दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांत को स्वायत्तता देने की थी, बताए। क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए कि किस अधिनियम की विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, बताओ। प्रांत को स्वायत्तता दे दिया गया, बताइए इसमें से कौन सा अधिनियम आया था। क्वेश्चन नंबर लगाइए 10। बहुत अच्छा, क्या लगा रहे हो तुम लोग, रिवीजन नाम का कोई चीज नहीं है तुम लोगों को। प्रांतीय स्वायत्तता दे दिया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता दिया गया था, यानी प्रांतीय स्वायत्तता दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में भी अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई। संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी गई। हमारे संविधान में 3 सूची मिलता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और वो जो सूची के बाद आपको संविधान में शक्तियां बच जाती है उसे अवशिष्ट शक्तियां कहलाता है। वैसे ही देखिएगा, ये पूछ रहा है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 जब आया था उसमें जो बचा हुआ शक्ति था यानी अवशिष्ट जो शक्ति था वो किसको चला गया, वो चला गया था गवर्नर जनरल। वो कहाँ चला गया था, गवर्नर जनरल। और रही आजादी के बाद पूछे, यानी आजादी के बाद यानी हमारा जो संविधान लागू हुआ उसमें क्या प्रावधान था कि अवशिष्ट शक्तियां किसको चला जाएगा, तो अवशिष्ट शक्तियां चला जाएगा संसद को। इसे भी याद रखिएगा, यानी 3 सूची के अलावा भी जो सब्जेक्ट बचेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, संसद को चले जाएंगे। संसद कानून बनाएगा। जैसे कि साइबर कानून आया, समय के साथ आपको अलग अलग सब्जेक्ट आते रहते हैं, उसमें साइबर कानून आया। साइबर कानून किसके पास चला गया, वो चला गया आपको संसद के पास। वैसे ही आपको जब देश गुलाम था तो उस समय वायसराय के पास था। एक टाइम फिक्स कीजिए ना सर, जब तक क्लास ले लेते हैं। एक टाइम फिक्स कीजिए, तुम लोग अपना टाइम बचा कर रखो, ठीक ना। 8:30 बजे से लेके मैं 9 बजे भी ले सकता हूँ, 8:30 बजे भी ले सकता हूँ, डिपेंड कर रहा है कि मुझे कितना तुम लोग को पढ़ाना है, ठीक ना। तो तुम लोग अपना 8:30 बजे तक खाना पीना खा पी कर अपना जो भी है किताब उताब लेकर बैठ जाया करो।
चाहे कि मुझे अगर ज्यादा लंबा क्लास ले रहा है तो मैं ले लूंगा। ये डिपेंड करता है मैथ वाले सर पर। अगर मैथ वाले सर 1 घंटा में खत्म कर देते हैं तो मैं 8:30 बजे आ जाता हूँ क्लास लेने के लिए। अगर मैथ वाले सर 1 घंटा से ज्यादा क्लास लेंगे तो मुझे 9 बजे आना पड़ेगा क्लास लेने के लिए। तो वो तो डिपेंड कर रहा है मैथ वाले सर पर कि मैथ वाले सर कितना खींच रहे हैं। अगर मैथ वाले देखो 1 घंटा में क्लास ले लिए तो फिर मैं 8:30 बजे आ गया। अगर मैथ वाले सर नहीं लेते 1 घंटा में तो मैं 9 बजे आता। तो मेरा गलती नहीं है तो तुम्हारा भी गलती नहीं है, मतलब वो पढ़ाने वाले की गलती है। चलो यहाँ पर भारत की संविधान सभा के किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा जो गठित की गई थी बताओ किस अनुसार? तो आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया था, बोला था कि यहाँ के संविधान सभा होगा और संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य होंगे। बट आप देखोगे फिर बाल्कन प्लान आता है यानी माउंटबेटन योजना आता है, कहता है कि पाकिस्तान एक अलग देश होगा और उसके बाद 299 सदस्य बच जाते हैं संविधान सभा में। हमारे संविधान जो बच जाता है, संविधान सभा जो संविधान का निर्माण करने वाले थे उसमें से 284 लोग क्या है संविधान जब बन गया था तो उस पर साइन किए थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 देख लो, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? ये देखो आ गया क्वेश्चन जो तुम मैंने अपने ऊपर कराया क्वेश्चन, तो ये बताओ। गुरुजी मैं रिवीजन नहीं किया हूं, मेरा एग्जाम चल रहा है इसलिए टाइम नहीं मिला। ही हाय हाय हाय, अरे चिरकुट आदमी, तो तू एग्जाम नहीं किया थे मैं हंसने की क्या जरूरत है? तो एग्जाम चल रहा है, रिवीजन करते क्रम ही दांत चिपड़ने की क्या बात है? सर जी हम खाना खा लिए ही, सर जी हम सुतने जा रहे ही, सर जी मम्मी मार दी ही। अरे हर चीजों में ही करना जरूरी है? पता ना चलेगा कब रो रहे हो, कब उदास हो रहे हो, कब दिन भर चिपोड़ते रहते हो, समझ में ना आता हमको। अरे कभी कायदे से सीरियस भी हो जाओ लाइफ पे, बस ही हंस दिले रिंकिया के माई वो वाला गाना हाल, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन जब आया था उसमें संविधान सभा में टोटल देखोगे तो 389 सदस्य थे। बट अब देखिएगा फिर आपको आता है माउंटबेटन योजना और वो जो देश बंटवारा हो जाता है उसके बाद 299 सदस्य बच जाते हैं। क्वेश्चन 14 देखो, ये देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, पुनर्गठन के फलस्वरूप, यानी कि पुनर्गठन कहने का मतलब कि जब देश आपको एक पाकिस्तान बनने वाला था उसके बाद कितना बच गया था ये आपको बताना है। यानी कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या रह गई 299 रह गई। एगो हमारे टीचर थे, एगो हमारे स्कूल में टीचर थे, सोशल साइंस पढ़ाते थे, तो उनका 7वें घंटे आता था, 7वें घंटे में दिन भर हंसते रहते थे, दिन भर। लड़कियों के देखे कि लड़कों के देखे नहीं, हमरो देखे थे ही, हम बोलते का रोग हुआ है इसको, क्या हुआ है समझ में ना आते। यहाँ से फिर बुला के बबुआ पढ़ जा लिखा जा, बढ़िया से पढ़ जा लिखा, दिन भर अपने घूमते रहते थे। मतलब दिन भर, मतलब 24 घंटा देखो तो घूमते रहेंगे, कब सोते थे पता नहीं चलता था। हम लोग अगर फुटबॉल खेलने चले जाते थे, क्रिकेट खेलने चले जाते थे, अशोक सर नाम था उनका, ठीक ना, दिन भर ऐसे चलते थे, दिन भर चिपोड़ते रहते थे। ठीक, हम बोलते हुआ क्या है? फिर हमने पता किया ये चीज कि इनको हुआ क्या है असल में, तो पता चला कि उनको ये बीमारी है, उनको बीमारी है कि वो बैठना नहीं चाहते हैं, मतलब कि वो बैठ नहीं सकते, वो बीमारी है सबसे पहला। और दूसरा बीमारी हमने पूछा कि उनको काहे इतना हंसते काहे हैं, तो का तो कम उम्र में उनका मेहरानू मर गई, यानी कि उनका शादी हुआ था, उनका मेहरानू मर गई तो उनका बड़ी झटका लगा था बिजोड़, ये से उनका थोड़ा तार छोड़ दिया था। तो हम बोले कि देखो मरियो जाने के बाद लोग हंसता है, तो मरियो जाने के बाद कब हंसता है? जब मेहरानू मर जाती है। ठीक, यहाँ देख लो, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 289 रह गई। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक ना। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो नहीं, 299 रह गई, सॉरी 299, सॉरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, बी। ये देखो आगे क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद के प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में चुने गए थे? ये बताओ, एक जो संविधान सभा में प्रतिनिधि आए थे वो कितनी जनसंख्या के अनुपात में आए थे, ये आपको बताना है। चलिए लगाइए क्वेश्चन, लगाइए क्वेश्चन लगाइए। हाँ, ये जो हो जाएगा ये 10 लाख पर होगा। क्या होगा? 10 लाख पर प्रत्येक प्रांत के लोगों को चुनकर आपको लाया गया था संविधान सभा में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया बताओ? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया है, लगाना है। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया है। किसने बनाया है? संविधान सभा ने बनाया है, संविधान सभा के लोगों ने बनाया है। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये विश्व के सबसे बड़ा संविधान है, विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारतीय संविधान है।
तुम लोग को गर्व होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान बड़ा इसलिए हो गया है कि केंद्र और राज्य दोनों का इसमें प्रशासन और शासन के बारे में बंटवारा किया गया है। क्वेश्चन 17 देखो, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा के देखो कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ था, वहीं दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में, ठीक ना। तो ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। संविधान सभा की जो भी बैठक होती थी दिल्ली में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? वही 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहला जो बैठक हुआ था, उस समय अस्थायी तौर पर यह बिहार के सबसे नामी गामी सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो बिहार का अपना अलग पहचान दिलाने में काफी काम किए थे। यानी बंगाल से विभाजन बिहार को कराने में इनका ही योगदान है। ये हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। बुजुर्ग आदमी थे, सीनियर आदमी थे, सबसे बुद्धिमान आदमी थे। लोग बोले कि नहीं, इनको ही संविधान सभा के पहले दिन का अध्यक्ष या उद्घाटन समारोह का अध्यक्ष बना दिया जाए, तो एक दिन के लिए बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो बिहार के अपने थे, सिवान से थे, बिहार के सिवान जिला से थे। ये कौन से थे बताओ? ये थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, भारत के अजात शत्रु कहे जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 20 देखते हैं, संविधान सभा के एक संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे ये कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके द्वारा आपको गठित किया गया था, मतलब कि ड्राफ्टिंग नहीं, कमेटी नहीं, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था संविधान का, वो हो जाएगा। और ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार एक ही लोग थे, ये थे बेनेगल नरसिंह राव, BN राव थे, ये याद रखिएगा, बेनेगल नरसिंह राव थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, संविधान सभा का जो आपको प्रारूप तैयार किया गया था, इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा नहीं, संविधान का, सॉरी। क्वेश्चन 21 देख लो, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो संविधान सभा के जो प्रारूप है यानी कि ड्राफ्ट जो है, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात किया जा रहा है, प्रारूप समिति की बात किया जा रहा है, ये कब नियुक्ति की गई थी? अब बताना है तो ये हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। और ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। और ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्यों की संख्या टोटल कितना था? 7 था। देखो क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? अब संविधान सभा है, बहुत से लोग इसमें बैठ रहे हैं, अब मतभेद तो होगा ही होगा, मतभेद होगा, लोग एक दूसरे का बात नहीं मानना पसंद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी विद्वान लोग बैठे थे, सभी अलग अलग प्रांतों से चुनकर प्रतिनिधित्व आए थे, तो एक दूसरे की बात सुनते थे और बात सुनने पर एक दूसरे की सहमति जताते थे, और सहमति नहीं होने पर समायोजना देते थे। यानी कि भैया बैठ कर बात कर लो, बातचीत से बात हल होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, और वो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यानी कि आपको जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि अभी की जो प्रस्तावना है जिस संविधान का आपको पूंजी कहा जाता है, वो हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर यहाँ 24 देखो, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है हमारा, जो तिरंगा है, 3 रंगों का तिरंगा, ठीक ना। ये देखोगे, ये तिरंगा का जो ध्वज है ये तैयार किया गया था, प्रारूप इसके तैयार किया गया था। ये कब किया गया था? तो जुलाई 22 1947 में, यानी 22 जुलाई 1947 में इसकी प्रारूप तैयार किया गया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 लगाओ, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? यानी संविधान जब बन रहा था तो संविधान सभा के कितने सदस्य उपस्थित थे और हस्ताक्षर किए थे? तो 284 थे। 299 में टोटल 284 सदस्यों ने आपको हस्ताक्षर किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यानी संविधान सभा ने जो आपको संपूर्ण भारतीय संविधान का निर्माण किया था उसमें कितना समय लगाया था, ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन। 2 साल 11 महीना 18 दिन। एक्यूरेट इतना नहीं लगा था, लेकिन ये माना जाता है कि 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखो यहाँ पर 27, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? ये बताओ, इसके आंसर बताओ, किस बैठक हुआ था? कौन सा बैठक हुआ था? ठीक ना, कौन सा बैठक हुआ था? जो ये बात सही लगा देगा उसको 5 को चॉकलेट मिलेगा। इसका आंसर सही लगाना है, जो लोग गलती लगाएगा उसको काला पानी का सजा मिलेगा। चलो बताओ। आजकल आपको क्या हो गया है? कुछ भी बोले तो लगता है मजाक उड़ाने। कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, ओके बोल दीजिए। अगर प्रॉब्लम होगी तो क्लास नहीं करूंगा यार, तेरा सुपरस्टार। अरे ऐसा कहाँ है जी? अरे ऐसा कहाँ है? तुमसे हमको कहाँ प्रॉब्लम होगा? अरे तुम यार हो और यारों का यार सुपरस्टार हो, ठीक ना। तुम प्यार हो सबका, तो तुमसे काहे के लिए कोई दुश्मनी बोलेगा? हम काहे कि तुमको बोलेंगे? अरे हम जैसे तुम मजाक करते हो ही कर वैसे हम दांत चिपोड़ देते हैं, ही कर देते हैं, तो तुमको क्या दिक्कत हो जाता है? तुम भी मजाक करो, हम भी मजाक करें। अब इसमें तुमको दिल पर काहे लेने की जरूरत है बताओ? तो देखो देखो देखो, ये चंदन मंडल 27 का ये लगा रहा है, एक को क्या किया जाए? ये देखो देखो, सब ये लगा रहा है।
एक दिशा है, आर्मी लवर इट्स मी छोड़कर देखो, आर्मी लवर इट्स मी जो है बी लगा रहा है, यही सही हो जाएगा। तीसरा क्योंकि पहला जो बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर को हुआ था, आपको 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरा जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी तौर पर, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था अध्यक्षता करने के लिए, और 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए थे। आपको देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। भैया तुम लोगों का बुधिया कहाँ भ्रष्ट हो गया है, बताओ। क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, तुम लोग अपना दिमाग लगाकर कहाँ चले गए। तो लो, एक आदमी को मिला है चॉकलेट, ये रहा तुम्हारा चॉकलेट। कैसे चॉकलेट, ये रहा चॉकलेट, ये चॉकलेट है, चॉकलेट है, ठीक ना। ये चॉकलेट है और इसको खोलकर मुंह में डाल लेना, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, आपको बताना है। महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, बताओ। मैं भी सही लगाई थी, अच्छे, महादेव की दीवानी भी सही लगाई थी। एक चॉकलेट मिलेगा, कैसा, ले भैया तू एलपेन लिपेन ले ले। हरियर पियर नहीं है, वो चॉकलेट आता था, एलपेन लिपेन नहीं, लॉलीपॉप ले भैया तू, लॉलीपॉप ले ले। ये चॉकलेट है, एक में चरखा बना देते हैं और भी तो चॉकलेट के सजा देते हैं, ले खा ले भाई। अब चलो हो गया, पैसा नहीं देना है, खाली चॉकलेट लेना है। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो टोटल 15 थी। भारतीय संविधान सभा में टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी, यह देखिएगा कि टोटल 15 थी। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लो, भारतीय संविधान कैसा है। तो भारत का संविधान कैसा है, आपको बताना है। भारत का संविधान कैसा है, लगाइए क्वेश्चन, भारतीय के संविधान कैसा है, लगाओ क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। इसको मेकअप बॉक्स दे दीजिए सर, ठीक। ये देखो, ये देखो, ये देखो, अरे यार तेरा सुपर स्टार, तू बबुआ काहे गुस्से आ गया, बताओ। अरे तू पूरा क्लास के जान हो, ऐसे कैसे हो सकता है, हैं? तुम कैसे गुस्से आ सकते हो, बताओ। ऐसे थोड़े ना होता है, तुम्हारे बिना कैसे होगा मजा। अरे मेरे बातों को बुरा मत मानो, बाद में बुरा मान लेना। भारतीय संविधान कैसा है, भारतीय संविधान कैसा है बताओ। न ही कठोर है न ही लचीला, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। क्या है, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। परिस्थिति के अनुसार क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन 30 लगाओ, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या है। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है यह क्या है, बताओ। इसका आंसर लगाओ। चलो यहां पर देख लो, भारतीय संविधान के संदर्भ में बताओ। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि ये मौलिक क्या है, ये आपको वकीलों का स्वर्ग है। वकीलों का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा प्रावधान है कि बिना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाकर इसका व्याख्या किए नहीं हो सकता है, और इसी का लूज पोल उठाकर वकील अच्छा मोटा पैसा कमा लेते हैं। इसलिए ये साधारण जो व्यक्ति है नहीं, आप देखोगे कि ज्यादा इस पर बात करते हैं, इसलिए इसे कहा गया है संविधानों का ये है क्या है, स्वर्ग है, यानी कि ये बोला गया है, यानी कि भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। हमारे भारत के जो संविधान है सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है बताओ। तो हमारे भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारत शासन अधिनियम 1935 का। भारत शासन अधिनियम 1935 के सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, इसे भी याद रखिएगा, ये हो जाएगा इसके आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। भारत के राजनीतिक जो व्यवस्था है इनमें से कौन सर्वोच्च है, ये आपको बताना है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊंचा जो है, सर्वोच्च जो है, ये हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय, नहीं भैया संविधान हो जाएगा। संविधान से ही तो शक्ति सर्वोच्च न्यायालय भी लेता है, ये याद रखिएगा। तो इसमें सबसे सर्वोच्च जो हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ, यहाँ पर हो जाएगा संविधान। अब हमारा एक बात बताओ कि अगर यही ब्रिटेन देता, यानी कि अगर हम बात करें ब्रिटेन का, यही अगर इंडिया की जगह क्या कर लो, ब्रिटेन लिख लो और इसके आंसर बताओ। इंडिया के जगह यहाँ की, यानी कि ब्रिटेन के राजनीति या ब्रिटेन में इसमें से सबसे सर्वोच्च कौन है बताओ। ऑप्शन सेम है, ये क्वेश्चन लगाना है आप लोगों को, क्वेश्चन लगाना है, बताओ अब आंसर बताओ, ब्रिटेन में कौन हो जाएगा, लगाओ। ब्रिटेन में सर्वोच्च कौन हो जाएगा, अगर ब्रिटेन का लगाओगे तो ब्रिटेन में कौन सा सर्वोच्च होगा, लगाओ आंसर इसका। फिर से जो मैंने क्वेश्चन बोला उसका आंसर लगाओ, यानी कि 32 का आंसर तुम लोग, जो क्वेश्चन मैंने बोला 32 का क्वेश्चन का आंसर लगाओ तुम लोग।
संविधान संविधान संविधान, सी काजल निषाद बी, अमित कुमार सी, राजा महाराजा। देखो ये चंदन मंडल के वो पता ना कौन नशा कर आता है, राजा महाराजा को सरोच बता रहा है। अरे राजा महाराजा वहां के कठपुतली है भैया, यहाँ जैसे राष्ट्रपति के नाम से काम होता है वही राजा महाराजा के सेम वही चीज है वहां पर। अजीबे हाल है तुमको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, संसद हो जाएगा, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, पार्लियामेंट वहां पर चाहे तो कुत्ता को बकरी घोषित कर दे, बकरी को कुत्ता घोषित कर दे, इतना शक्ति है। यानी वहां का कोई लिखित संविधान नहीं है। पार्लियामेंट में जिसकी सरकार आती है, देखते हो ना, वो कोई भी एक्ट ला देता है, तो वहां पर क्या होता है, पार्लियामेंट जो है ये संप्रभु है, यानी कि वो किसी के अथु में नहीं है। पार्लियामेंट को सबसे ज्यादा शक्ति है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। मतलब ये वाला आंसर का नहीं, मतलब जो मैंने पूछा, ब्रिटेन में सबसे अधिक संप्रभु कौन है, संसद हो जाता है, इसे भी याद रखिएगा। ब्रिटेन में पूछे तो, इंडिया में तो अपना संविधान है ही। क्वेश्चन देखो 33 देख लो, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है ये बताओ। सो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है बताना है। भारतीय संविधान का अभिभावक बताओ, इसमें से कौन हो जाएगा, लगाइए। मेरा सही है, सिंगल बाय। चलो ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ पर लगाओ क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, भारतीय संविधान के जो अभिभावक है ये कौन है बताओ, बताओ इसके आंसर। 33 के आंसर लगाओ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभिभावक मतलब कि वही, अगर संविधान की कोई बात हुई तो क्या हुई, जाके ओकरा बाद पूछल जाई तो बता दी कि हाँ बताओ इसके आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। अरे मान लो अभिभावक कहने का मतलब समझते हो तुम लोग क्या होता है। लाइक जैसे घर में अभिभावक होते हैं, मान लो हमने के घर गलती कर देते हैं, हम लोग को गलती कर देते हैं, तो हम लोग को कौन बताता है कि हमने गलती किया है या सही काम किया है, अभिभावक ही ना बताएंगे। यानी घर के बाबूजी मारेंगे थप्पड़ थप्पड़, तो वही सर्वोच्च न्यायालय है। अगर कोई भी बात होता है तो अगर उसका उल्लंघन होता है तो हम लोग उसका डिस्कशन करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, फिलोसफी नहीं है, यानी भारतीय संविधान में इसके बारे में नहीं बताया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा इसमें से दर्शन नहीं होगा। अरे हमारे बबुआ यार, तेरा सुपरस्टार तुम नजर नहीं आ रहे हो दूर दूर तक, तुम्हारे बिना अकाल पड़ा हुआ है कमेंट बॉक्स में। काहे को सिया जा रहे हो बताओ। तुम मजाक कर रहे थे, ही हंस रहे थे, हम तो ना से ही हंस दिए तो तुम किसी आ गए बताओ। ऐसे थोड़े ना होता है। आ जाओ, मुंह मत लटकाओ, मुंह फुलाने तो नहीं। छोटी छोटी लड़की है, लड़की हो का जी, अजीबे इंसान, छोटे लड़के हो का तुम मुंह फुला बैठे हो। मुंह फुलाना चाहिए, बड़े वो लड़का हो गए, पढ़ाते हो गए तो कुछ दिनों में बिहार पुलिस का ड्यूटी करोगे, मुंह फुला लोगे। नहीं हम गोली नहीं चलाएंगे, काहे कि हमको कोई बोल दिया है गोली चलाएंगे तो हमको झटका लगेगा, इसलिए हम गोली नहीं चलाएंगे। ऐसे बुड़बक इंसान हो तुम, ठीक ना। अरे गुरु जी का बोलने का काम है बुड़बक। चलो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है बताओ। समवादी, चीन वाला जो है या रूस वाला जो, ये चीज यहाँ से नहीं लिया गया है, समवादी यहाँ पर नहीं है। भारतीय देखो कल्याणकारी राज है, समाजवादी तो है क्या, राजनीतिक समानता है क्या है, यहाँ पर साम्यवादी नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज है। किसने कहा था कि भारत एक क्या है, अर्ध संघात्मक राज है, यानी संघात्मक नहीं है, अर्ध संघात्मक राज है। ये बताना है, लगाओ इसके आंसर। किसने कहा था। एकदम नुनुआ है, ठीक ना, एकदम बबुआ है, ये बबुआ है। चलो देखो लिख रहा है कि इसको भी क्या चाहिए, लॉलीपॉप चाहिए। अरे बुड़बक, हम बुद्धि समझ रहे हैं, तू क्या बोल रहा है। किसने कहा भारत के अर्ध संघात्मक राज है, तो ये कहा था किसने, केसी वीगर ने। तो ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत। आगे चलो क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर 36, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत, यानी कि जहां से सबसे अधिक लिया गया है प्रावधान। ये बार बार क्वेश्चन घुमा कर आ रहा है, बस शब्द बदल दे रहा है। ये देखोगे, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 जब आया था, यानी 1935 के जो भारत शासन अधिनियम आया था वहीं से लिया गया था। इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लो, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक है। ये तो यार तेरा सुपरस्टार तो वो शादी वाला दुल्हवा में हाल हो गया। पंचायत सीरीजवा नहीं देखे थे, नहीं देखे थे, कुर्सियां मांगा था बैठने के लिए तो कुर्सियां नहीं दिया तो मुंह फुला लिया था। देन यार तेरा सुपरस्टार का भी यही हुआ कि न हमको कुर्सी बैठेंगे, हम चाका वाला कुर्सी पर बैठेंगे, ना तो हम मुंह फुला लेंगे। ये तो वही हाल होता है। मेरा दोस्त था, शादी हो रहा था, गया था अपन, मतलब बारात में गया था, मतलब कुकरे बारात में हम भी चले गए थे, तो गया था। अब वो का मुंह फुला लिया, हम जानबे भी ना करते थे मुंह फुलाना क्या होता है। मुंह फुला लिया, मुंह लटका लिया। हम कहा भाई सब लोग खाना नहीं खा रहा है, ये शादी विवाह में क्या बात हो गया। तो हमरा का चाहिए, तो हमरा चाहिए स्प्लेंडर, मैंने हमरा मोटरसाइकिल चाहिए। तो हम बोले जय रे, ये मुंह फुलाए, ये मुंह फुला ले, यार तेरा सुपरस्टार मुंह फुला ले, ओकरा स्प्लेंडर चाहिए। ये देखो इस पर भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, तो कनाडा के।
कनाडा के जो संघीय व्यवस्था है उससे हमारा जो संघीय व्यवस्था है सभी समानता रखती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कनाडा हो जाएगा। चलो ठीक, कनाडा हो जाएगा। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जाने दो, मुंह मत फुलाओ, मुंह मत फुलाओ, तुमको मोटरसाइकिल दिलवा दिया जाएगा तुम्हारे शादी जब होगा तो, चिंता मत करो, मुंह मत फुलाओ, अब मुंह हंस दो, हंस दो। भारत के संघीय, देखो संघीय व्यवस्था कनाडा से इसलिए है कि कनाडा में भी जस्ट लाइक हमारे जैसा ही है, यानी कि भारत में क्या है, केंद्र मजबूत है, राज्यों से ज्यादा शक्ति केंद्र के पास है, राज्यपाल की भी नियुक्ति केंद्र ही करता है। तो ये सब प्रावधान देखोगे कनाडा में भी देखने को मिलता है। सशक्त केंद्र जो है ये आपको कनाडा में भी है और अपना भारत में भी है। अपना जीएसटी मॉडल भी यही आपको प्रारूप अपनाया गया है, जो लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का अवधारणा कहां से ली गई है? समवर्ती सूची का अवधारणा ले गई है, ये बताना है कहां से ले गई है। लगाइए, समवर्ती सूची की स्थापना। आ गया सर, गाड़ी की कमी नहीं है मेरे घर में, 2 स्कॉर्पियो और 2 ट्रैक्टर और 3 बाइक है। लिख रहा है कि हमारे घर में गाड़ी की कमी नहीं है, 2 स्कूटर, 2 ट्रैक्टर, 3 और बाइक है। अरे बुड़बक, तोरा ये सब कुछ होगा, तोरा के हीरो के साइकिल दिया जाएगा, वो तो नहीं है ना तुम्हारे घर, तो तुमको चलो हटाओ, स्प्लेंडर हटाओ, कैंसिल। तुमको बेस्ट एकदम 3000 4000 के साइकिल आता है, एटलस का चाहे हीरो का साइकिल दिया जाएगा। चलो हटाओ, उस पर तुम जाना अपने ससुरारी में मेहरानों को बैठाकर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा जो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची पर कौन कानून बना सकता है? तो राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। इसमें देखोगे ये कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसे भी याद रखिएगा, इसके आंसर भी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है, यानी फंडामेंटल ड्यूटी, जो संविधान के भाग 4A में है, ये कहां से लिया गया है, ये आपको बताना है। लगाओ, तो भारतीय संविधान के जो है ये बताना है। तो भारतीय संविधान के जो है ये बताइए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के। रूस हो जाएगा, देखो कहीं रूस देता है, कहीं पर यूएसएसआर देता है, बट यूएसएसआर का विघटन देखोगे 1991 में हो गया था, और ये हमारे संविधान में देखोगे 1976 में जोड़ा गया था, स्वर्ण समिति ने सिफारिश किया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब ये 11 मौलिक कर्तव्य है, इसे याद रखिएगा। इसमें हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। संविधान के भाग 4A में देगा, आर्टिकल पूछे तो 51 के में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लो, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से आपको प्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये किसके सिद्धांत से प्रेरित है, यह बताना है आप लोगों को। तो भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये कहां से आपको देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इसका वर्णन मिलता है, यह भी याद रखिएगा। और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है कि राजनीति बनाएगी और नीति के अनुरूप ही काम किया जाएगा लोगों के अच्छाई के लिए, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड कहां से लिया था? तो आयरलैंड स्पेन से लिया था। क्वेश्चन 41 देख लो, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किसका अनुसरण किया गया है? तो मौलिक अधिकार की बात कर रहा है भैया, तुम्हारे फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है, ये सभी विशेषता में पढ़ना है। मौलिक अधिकार में तो पढ़ाई करेंगे तुमको, ये सब विशेषता में जल्दी जल्दी 5-6 टॉपिक इसलिए तुमको दिया जा रहा है कि पहले मैं पढ़ा चुका हूं, जो पढ़ा चुका हूं उसे 2 से 3 दिन में खत्म कर देना है, फिर नया होमवर्क मिलने शुरू हो जाएगा। जितना भी टॉपिक मैंने आप लोग को दिया है पीडीएफ बनाकर, वो सभी टॉपिक खत्म कराना है, टेस्ट भी बार बार रिवीजन कराना है, यानी आप लोगों का एकदम दिमाग खराब कर देना है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है ये देखोगे कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, और ये संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भारतीय संविधान के भाग देखोगे, भाग ये किस में मिलेगा? भाग 3 में मिलेगा। और आपको आर्टिकल पूछे, यानी कि आर्टिकल पूछे तो 12 से लेकर 35 तक ये मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। अगर इसका उल्लंघन होता है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, तो आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हैं, कितना? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 के तहत लागू करने के लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, इसे भी याद रखिएगा। अभी तक आपको देखोगे भारत में टोटल हाई कोर्टों की संख्या 25 है, और एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्टों में अभी न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें से 33 आपको न्यायाधीश होते हैं और 1 आपको मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कुछ भी तो लगा लीजिएगा। चलते हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपको कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? आपको अमेरिका से लिया गया है। और अभी 6 मौलिक कर्तव्य है, पहले कितना था? 7 मौलिक कर्तव्य था, लेकिन 7वें मौलिक कर्तव्य को कब हटा दिया गया था? 7वें मौलिक कर्तव्य को 1978 में हटा दिया गया था। कब? 44वें संविधान संशोधन कर। और ये देखोगे ये किसमें था? तो आर्टिकल आपको देखोगे आर्टिकल 31 में मिलता है, और आर्टिकल देखोगे वो और आर्टिकल में उसका उल्लेख था आपको, आर्टिकल आपको कौन सा? ये था 19 के F में था, ठीक ना। और इसे अब कहां रख दिया गया है? तो संविधान के भाग 12 में रख दिया गया है। और ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 300A में रख दिया गया है, और इसे अब लीगल राइट बना दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 देख लो, भारत के संविधान निर्माताओं में से न्यायिक पुनर्वलोकन के विचार कहां से लिया गया है? न्यायिक पूर्वावलोकन के जो विचार है ये कहां से लिया गया है, ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन। सर जी मेरी जी अब हमको छोड़ दी है, हम बहुत डिस्टर्ब थे कुछ दिन से तक। अभी सर हम जो मेरी जीएफ को पता चला है कि हम बिहार पुलिस की तैयारी में हूं, तो वो अब हमसे बात करने के लिए बहुत कॉल करती है। क्या बात है माही,
क्या बात है, मतलब अभी तैयारी में हो तो उसका लला कितना है समझ लो। जिस दिन तुम्हारे शरीर पर वर्दी चढ़ेगा ना, एकदम समझ लो ईशन ईशन लखनी की लाइन लगा दोगे तुम, ठीक। तुम चूज करोगे, तुम्हारा क्या होता है, वरमाला होगा। वो क्या बोला जाता है, सब भीड़ लगाकर लड़कियां खड़ा रहती है, वो क्या बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, अरे सब चूज करना होता है, उसमें से एगो चूज कर शादी करोगे, जो उसमें से बढ़िया होगी, उसका एकदम बढ़िया से जांच पर विचार, उसको क्या बोला जाता है, जयमाला बोला, क्या बोला जाता है, हमको ना याद है, देखो दिमाग से उतर गया। मतलब वैसे एकदम लाइन लगा कर लड़कियां तुम्हारे सामने खड़ा रहेगी, तुम बोलोगे चल हट, तू नहीं, तोर मुंह टेढ़ा है, तोर नाक छोटा है, तोर कान टेढ़ा है, अरे तू नहीं, तो लंबा ज्यादा हो जाइए, अरे तू मोटा ज्यादा हो जाइए, तू पतरे ज्यादा हो जाइए, तू नाटी ज्यादा हो रही है, ये तू बढ़िया है, ठीक ना, एकदम तू लाइन लगा दोगे, काहे चिंता कर रहे हो, बिहार पुलिस तो बनो। फिर देखो भारत के संविधान निर्माताओं में से न्यायिक पूर्वावलोकन का विचार कहां से लिया गया है, न्यायिक पूर्वावलोकन का जो विचार लिया गया है ये अमेरिका से लिया गया है भारत के संविधान में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन 43 देख लो, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है। अब कानून के समान संरक्षण और कानून के समानता, ये देखोगे दो शब्द है, ठीक ना। एगो बोल रहा है कि लास्ट में वो छोड़कर चली जाएगी एसडीएम जैसा। अरे जिसको छोड़कर जाना है जाए, इस दुनिया में कमी पड़ा हुआ है। अरे जिसको छोड़कर जाना है जाए। अरे ताकत अपने अंदर रखो, अपने अंदर जुनून रखो, जुनून रखो। कल गया वो लड़का अगर आईएएस बन गया रहता ना, एसडीएम बन गया रहता ना, तो उसको वो छोड़कर नहीं जाती, ठीक, वो नहीं जाती, क्योंकि वो पढ़ाई दिमाग से की थी, दिल लगाकर पढ़ाई की थी, उसे लगा कि इसके साथ रहना मुझे बेचैनी भरा, और मैं उस बारे में ज्यादा कमेंट भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसका पूरा नहीं जानता हूं क्या बात था। लेकिन अगर उसने काम ये किया है तो वो गलत किया है। फिर भी मैं बोलूंगा कि तुम लोग अपने दम पर फौको, ये ना कि अपने मेहरानू के दम पर। हमारे मेहरानू डीएसपी बन गई भैया, अब तो हमारा के एकदम जीप में बैठे के मिली, हमरो पीछे दूगो बॉडी गार्ड घूमिए सन, हमारे मेहरानू वाला बॉडी गार्ड लेकर एकदम सब्जी लावे के उला दिया सन, कभी कभी खैनी मंगा ले। अरे वो सब मत चिरकुट काम करना कभी भी जिंदगी में, नहीं तो पता चलेगा कब छोड़कर चली जाएगी, फिर न्यूज में तुम टुपना चुआते हुए दिखाई दोगे, हमारे मेहरानू छोड़ के भाग गए दरोगा जी। कानून के समान संरक्षण का वाक्य कहां से लिया गया, तो कानून के समान संरक्षण मान लो यहाँ पर मान लो यार तेरा सुपरस्टार हो गया, ये यार तेरा सुपरस्टार है बेचारा। मैं यहाँ पर देखो हंसी मुसी यहाँ पर हंसते हुए बना देता हूँ इसका चित्र, यार तेरा सुपरस्टार ये है, ठीक। कहोगे कि सर जी लाइन मार दिया है क्या एक बलवा में, अरे ना एक बाल भी डिजाइन वाला है, ठीक। यार तेरा सुपरस्टार है ये, और यहाँ पर वो मान लो चंदन मंडल है, ठीक, चंदन मंडल है, ये है, ये दोनों है। मान लो यार तेरा सुपरस्टार 6 फीट का है और चंदन मंडल 4 फीट का है, मान लो भैया, इसमें दुख मानने की क्या चीज है। और दोनों क्रिकेट देखने के लिए गए हैं, क्रिकेट देखने के लिए गए हैं। अब मान लो स्टेडियम की जो बाउंड्री है, और स्टेडियम की जो बाउंड्री है क्या है, यहाँ पर मान लो ये स्टेडियम में क्रिकेट हो रहा है, स्टेडियम की बाउंड्री जो है ये 5 फीट की है, 5 फीट की है। तो ये तो स्टार सुपरस्टार इसमें से देख लेगा, झांक कर क्रिकेट देख लेगा, लेकिन चंदन मंडल बोलेगा भैया हमारा तो हाइट कम है, हम कैसे देखेंगे। तो चंदन मंडल को क्या किया जाएगा, यही समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। कानून में बात कर रहे हैं, यानी क्रिकेट देखने का नहीं, तेकरा के क्या कर दिया जाएगा, चंदन मंडल को भी एक टेबल ला कर दे दिया जाएगा 2 फीट के, कि भैया तू भी मैच देख लो। तो वो 2 फीट का जो आपको टेबल लाया गया, यानी कि कानून को समान संरक्षण, यानी कि गरीब और अमीर दोनों के इक्वली लाया गया। और तब देखा गया कि असल में कानून किस पर कौन कौन गलती किया है, कौन सही किया है, उसके अकॉर्डिंग सजा मिलेगा। सेम ये चीज जो अवधारणा लिया गया है ये अमेरिका से लिया गया है। ये नहीं कि कानून के सामने सब समान है, ये तो बात सही है, लेकिन क्या गरीब भी और अमीर भी कानून के समय समान एकदम हो सकते हैं, ये तो कहीं से भी औचित्य नहीं होता है। देन ये पॉजिटिव चीज है, समान संरक्षण जो है ये पॉजिटिव चीज हो जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो, देखिए विधि के समक्ष समानता। देखो विधि के समक्ष जो समता लिया गया है, यानी कि विधि के सामने कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, नाटा हो, मोटा हो, गोटा हो, तो कोई भी हो वो समान होगा, विधि के समानता। ये जो लिया गया है ये ब्रिटेन वाले कहते हैं, यानी इंग्लैंड से संविधान से लिया गया है, यानी इंग्लैंड के संविधान से ये लिया गया है। और विधि के समान संरक्षण जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, हमारे दोनों लिया गया है। यानी इसीलिए ना आर्टिकल 39 के देखो, आर्टिकल 39 के ए में देखोगे तो आपको जो निःशुल्क विधि सहायता प्रदान किया जाता है आपको, तो वो किस लिए किया जाता है, इसीलिए ना कि कोई अगर विधि के समक्ष आपको देखोगे, यानी कि उसको अगर कानूनी सहायता चाहिए तो उसको दिया जाएगा सरकार द्वारा। तो ये चीज यहीं से आपको देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देख लो, भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस संविधान से प्रभावित है। तो भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये किस संविधान से प्रभावित है, ये आपको बताना है। लगा ये क्वेश्चन फास्ट कीजिए सर जी, नेट खत्म होने वाला है। यार बस अब 10-12 को क्वेश्चन और बचा हुआ है। कोई लड़की बोली थी कि जीएफ से लड़ाई किया होगा, तो सुनो दीदी ये सब तुम पर सेट करेगा, तुझे नहीं। मैं ये घटिया काम नहीं करता हूँ, समझी। मुझे मेरे पेरेंट्स और पढ़ाई और जॉब से प्यार है, समझी। घटिया मत सोचो, क्या बात है।
ये देखो, ये कहा जाता है जोरों के झटका धीरे से। यार तेरा सुपरस्टार को कोई लड़की मार दी थी पिन कि लड़ाई किया है गर्लफ्रेंड से, इसलिए सर जी से भी लड़ाई कर रहा है। हम यार तेरा सुपरस्टार को बचपन से जानते हैं, भले इससे मिले नहीं है लेकिन इससे हम जानते हैं ये ऐसा लड़की से कभी नहीं ये सब काम करेगा, ये डायरेक्ट शादी करेगा, ठीक ना। ये वो सब तुम लोग मत सोच के रखो, गलत बात मत सोचो, लड़की सब गलत कमेंट मत किया करो किसी को भी। भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कहाँ, संशोधन जो है आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, और ये संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देख लो, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। सो आपातकालीन की जो शक्तियां ली गई है ये कहां से ली गई है आपको बताना है। ये आपातकालीन जो लिया गया है ये आपको जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, यानी जर्मनी के जो वाइमर संविधान से वहां पर देखिएगा आपातकाल के बारे में है। हमारे संविधान में आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रीय पात है, आर्टिकल देखोगे 356 के तहत आपको कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, और आर्टिकल 360 के तहत देखोगे वित्तीय आपात होगा। आर्टिकल 352 अभी तक 3 बार लग चुका है। कब लगा है, 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था सबसे पहला बार, और दूसरा बार जो लागू हुआ था 1971 में जब आपको पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और तीसरा बार हुआ देखा आपको आंतरिक अशांति के कारण 1975 से 77 में लागू किया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। आंतरिक अशांति के शब्द हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, और इसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। ये भी याद रखिएगा, इसके आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखोगे फिलहाल देखोगे मणिपुर में जो हिंसा हुआ है वहां पर आर्टिकल 355 लागू किया गया है, और आर्टिकल 355 ये कहता है कि अगर संविधान के अनुरूप अगर शासन नहीं चला पा रहा है राज्य सरकार तो उसको सुरक्षा मुहैया कौन कराएगा, यही केंद्र सरकार कराएगा। यही चीज वहां पर लागू किया गया है। भारत के राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश से है, तो यहां पर लगा लोगे जर्मनी के वाइमर संविधान से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ 47 देख लो, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ये देखो फिजिक्स क्वेश्चन एंट्री मार दिया, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, लगा दो बबुआ लोग आंसर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, लगाओ आंसर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। अच्छा, हम सब इमोजी का मतलब तो समझ जाते हैं, लेकिन एक इमोजी आता है कि लड़का उसमें से हंसता है, मतलब इमोजी में हंस रहा है, और बगल में यहाँ पर दिल का चित्र है, यहाँ पर दिल का चित्र है। देखो एगो अभी लड़का फिरदौस कोनो नाम है वो भेज रहा है, मतलब ऊपर यहाँ पर भी मैंने हंसी वाला इमोजी है, ऊपर यहाँ दिल का चित्र है, यहाँ दिल का चित्र है। हमको ओकरा मतलब ना समझ में आता है कि वो कहने का क्या मतलब है। अरे एगो तो मुँह में जो दिलवा फेंकता है ओकरा मतलब समझ रहे हैं कि कुछ कहना चाह रहा है प्यार वाला बात, लेकिन हंसते हुए यहाँ दिल के चित्र, यहाँ दिल के चित्र है, हमको आज तक ना समझ में आया उस मतलब क्या होता है। प्रकाश वर्ष बताओ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो लाइट ईयर जो है ये दूरी की इकाई है, और दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो है पार्सेक है, इसे भी याद रखिएगा। तो एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है, 9.06 यही होता है ना, इंटू 10 के पावर 15 मीटर, यही होता है ना। क्या होता है बताओ, लिखकर थोड़ा बताओगे तुम लोग। 9.46 होता है ना जी, सॉरी ये तो मैं कहीं और चला गया। 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, ऐसा ही ना होता है। और ये ना होता है आपको 1 लाइट ईयर जो होता है ये होता होगा, ठीक ना, 1 लाइट ईयर ये होता होगा। 1 पार्सेक बराबर क्या होता है बताओ, 3.086 इंटू 10 के पावर 16 मीटर, ये ना होता है, ऐसी तो होता है। ये जो 1 लाइट ईयर जो होता है कितना होता है, 3.26 गुना हो जाता है किसका, आपको देखिएगा कि जो हो जाता है ये प्रकाश वर्ष जो होता है ये कितना आपको छोटा होता है, मतलब लाइट जो ये पार्सेक जो होता है कितना गुना बड़ा होता है, तो 3.26 आपको जो गुना बड़ा होता है लाइट ईयर से। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, दूरी का। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर 48 देख लो, ल्यूमन किसका मात्रक है, बताना है ल्यूमन किसका मात्रक। लगाओ क्वेश्चन, ल्यूमन जो मात्रक है ये किसका मात्रक, लगाना है क्वेश्चन, ल्यूमन किसका मात्रक है। देखो फिर भेज रहा है, अरे पानी पूरी वाला, गोलगप्पे वाला, ये देखो पानी पूरी वाला भी यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन। चलो भैया पढ़ने का, पानी पूरी वाला खा खा कर पढ़ा जाएगा। तो ये किसका है, तो ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ना। और कैंडेला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। क्वेश्चन यहाँ पर 49 देख लो, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है भैया, तो पास्कल इकाई किसकी है बताओ। पास्कल इकाई है तुम्हारा दाब का। दाब का ऐसा यूनिट कौन सा होता है, पास्कल होता है, इसे भी याद रखिए। जल्दी जल्दी देखते हैं तुम लोग को। क्वेश्चन 50 देखो, ऊर्जा की इकाई क्या है। ऊर्जा क्या, देखो तुम लोग को होमवर्क दिया जाता है ना, तो कायदे से तुम लोग रिवीजन कर लिया करो। तुम लोग का नौटंकी हम जानते हैं, ठीक ना। पढ़ाई से कोई दोस्ती मत किया करो, ठीक। मस्ती अपने जगह पर है, पढ़ाई अपने करो। पढ़ोगे तुम अपने लिए, नहीं पढ़ोगे फूट जाएगा करम, ठीक। बढ़िया से थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया करो, जो भी चैप्टर देते हैं, उड़बकाई ना काम किया करो। ऊर्जा की जो आपको एसआई आपको इकाई है, ऊर्जा की जो एसआई इकाई है ये हो जाता है जूल। जूल जो होता है ऊर्जा की इकाई है। न्यूटन जो है बल की इकाई है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के मापक है। और पास्कल तुम्हारा दाब का मापक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मापक है ये बताना है, ये कौन सा हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का जो मापक हो जाएगा ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा टेस्ला।
टेस्ला हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेस्ला जो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के मापक है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लो, एएसआई पद्धति में लेंस की शक्ति किसका मापी जाती है? एएसआई पद्धति में जो लेंस की शक्ति मापी जाती है यानी लेंस की क्षमता जो मापी जाती है ये डायोप्टर से मापी जाती है। किससे? डायोप्टर से मापी जाती है। वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है, इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देख लो, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई कौन सी है? ध्वनि की जो तीव्रता मापा जाता है ये किससे मापा जाता है? बताओ, ध्वनि की जो तीव्रता मापा जाता है कैसे मापा जाएगा? यानी कि तीव्र गति से ध्वनि बोल रहे हैं वो कैसे मापा जाएगा? तो ध्वनि की तीव्रता जो मापा जाएगा ये बताओ किससे मापा जाएगा? डेसिबल में, यानी डेसिबल जो होता है ध्वनि की तीव्रता ये मापा जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 देख लो, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात कौन सी प्राप्त होगी? ये तो कोई हम लोग क्वेश्चन कर रखे हो, याद देख लो यहाँ पर पदार्थ के संवेग बराबर यानी पी बराबर क्या हो जाएगा? एम बी हो जाएगा। और पूछेगा पदार्थ के वेग मतलब यहाँ से भी से भी कट जाएगा, यहाँ से एम आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी आ जाएगा। हो सके तो मैं 12 या 2 बजे लाइव आऊं, 2 बजे लाइव आ सकता हूं मैं आपको डेली। अब 2 बजे रात को लाइव आ सकता हूं क्योंकि क्यूज का जो टाइमिंग है मैं 2 बजे रख सकता हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो सेशन है वो मैं सुबह रख सकता हूं यानी कि जो है 12 बजे के करीब, और जो आपको रात के 2 बजे है वहां पर क्यूज का टाइम मैं रख सकता हूं जो यूट्यूब वाले होंगे उनके लिए, ठीक ना। तो तुम लोग भी जगह रहना तो लगा लेना, सोए रहे हो तो सुबह लगाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, एक लड़की झूले पर बैठी हुई, ये तो क्वेश्चन मैंने कराया था कभी ना कभी। एक लड़की झूला पर बैठ कर झूल रही है, एक लड़की क्या है झूला पर बैठ कर झूल रही है, तो लड़की के खड़े हो जाने पर क्या हो जाएगा? भैया खड़ा हो जाएगी तो उसका लंबाई जो हो जाएगा झूला वाला लंबाई घट जाएगा, और जिसके कारण क्या हो जाएगा? झूला वाला लंबाई घट जाएगा। तो देखो टाइम जो होता है अवर्तकाल ये होता है 2 पाई इंटू एल बाई जी हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। तो घट जाएगा तो वैल्यू भी घट कर निकलेगा, यानी कि क्या हो जाएगा? बताओ यहाँ पर आंसर बताओ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। सब में बांट सकता है पर कोई पढ़ाई से नहीं बांट सकता, तो मन से पढ़ना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल ना पढ़ना चाहिए। क्या बात है, ठीक ना। बंटवारा सब चीज में हो सकता है बट पढ़ाई में कभी बंटवारा नहीं हो सकता। ये बात तुमने सही बोला है, एकदम सही बोला है बउआ। बंटवारा सब चीज में हो सकता है लेकिन तुम्हारे पढ़ाई में कोई नहीं बंटवारा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लो, 56 देख लो यहाँ पर, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है और ये अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में लगती है। इसे न्यूटन के तीसरा नियम कहा जाता है, यानी कि कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? न्यूटन गति के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी लगा लेना बबुआ सब। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 57 देख लो, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के अनुसार है? जल में तैरना किस नियम के? अभी हमने गया था, अभी देखो कब गए थे? 5 तारीख को एनआईटी घाट गए थे नहाने के लिए, बहुत मस्ती से तैरे थे, एकदम समझ लो तैरे थे, छपाक छपाक छपाक, ठीक ना, बहुत मस्ती से। और मतलब गंगा जी में, समझ में आया ना तुम लोगों को? तो नहाने हम गए थे गंगा जी में। तुम लोग जैसा कोढ़ी नहीं है, ठीक, तुम लोग अपने पोखरा में भी नहीं नहाने जाते हो। हम गाँव छोटे थे ना, तो हम लोग नहर में भी नहाने जाते थे, नदी में भी नहाने जाते थे। एक नई बात ध्यान में रखना, तुम लोगों को भी कभी कभी जाना चाहिए, ये ना कि जाकर डूब जाना चाहिए, इसे ना नहाना चाहिए, मस्ती करना चाहिए लाइफ में। मस्ती उतना ही करो जितना कर सकते हो, ठीक ना। ये भी नहीं कि मस्ती के चलते तुम्हारे घर वाले परेशान हो जाए। जल में तैरना यानी कि जल पर ठाए ठाए मारोगे तो जल उधर से तुम्हारा एक बल लगाएगा, और ये न्यूटन के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग होता है। ये याद लगाओ। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58, बल की परिभाषा आती है। बल की परिभाषा किससे मिलती है आपको बताना है। जो बल होता है इसकी परिभाषा बताना है किससे मिलती है। बल का व्यंजक नहीं परिभाषा पूछ रहे, लगाओ क्वेश्चन। दिल खुश हो गया, बात हो गया सर जी, बात दिल खुश हो गया सर जी, आपने बहुत अच्छा बात बताया। आज से अपने जीएफ को नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल रहा हूं, अब खूब मन लगाकर स्टडी करेंगे, अब तो बिहार पुलिस बनकर ही रहेंगे। माही कुमार नंबर भेज दो, तुम ब्लॉक लिस्ट में डाल रहे हो, हम लोग खाली हैं, तो हो सकता है कि बढ़िया बात हो जाए। अरे बुढ़बा, किसी को काहे के लिए ब्लॉक लिस्ट में डालोगे? दूसरे को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, और दूसरे को परेशानी के चलते अपने को भी परेशान नहीं होना चाहिए। सबका एक समान बात होता है। अपना इतना अंदर मत जिज्ञासा भी डाल लो कि मैं बदला निकालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। शांति से तैयारी करो। मनुष्य है, मनुष्य जैसा सोच रखो, सामाजिक प्राणी हो, सामाजिक प्राणी के जैसा एक दूसरे का इज्जत करो, तभी रिश्ता बन सकता है और आगे तक चल सकता है, ठीक। और ज्यादा अगर दिक्कत है तो हमको नंबर पर पकड़ा दो, बाकी हम हईबे की है सब संभालने के लिए। देखो यहाँ पर
बल की परिभाषा आता है, ये कौन से आता है कि गति के पहले नियम से आता है। ये न्यूटन जी ने गति का पहला नियम दिया था, क्या दिया था कि कोई भी वस्तु जो है गति अवस्था में रहेगी तो गतिशील रहेगी, अगर अब रुकी हुई रहेगी तो रुकी हुई रहेगी, जब तक उस पर बाहरी एक बल ना लगाया जाए। बाहरी आपको यहाँ पर जो हो जाएगा बल की परिभाषा निकलता है और दूसरे नियम से बल के व्यंजक निकलता है। ये देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 देख लो, चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की तरफ गिरते हैं, ये किसके द्वारा समझा जाएगा। यानी कि बस अगर चलती हुई और लगा दिया ब्रेक, यानी कि आगे जा रहे थे, ब्रेक लगाया यानी कि पीछे भाग रहा है, ब्रेक लगाया यानी बस पीछे भाग रहा है, यानी तुम आगे पलट जाओगे। और ये कौन होगा बताओ, तो चलती हुई बस है तो चलेगी बस, तो वो क्या हो जाएगी, न्यूटन के पहला नियम, न्यूटन के पहला नियम हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि न्यूटन के पहला नियम की आपको क्या हो जाएगी, न्यूटन के पहला नियम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। आगे चलते हैं, गति जड़त्व तो हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट जो सिद्धांत पर काम करता है उसका नाम बताना है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। गुरुजी मैं अभी खाना बना रहा हूं और क्लास भी कर रहा हूं, मेरी बीबी सो के टीवी देख रही है। ओ माय गॉड, हे भगवान, चड़क नीति की बीबी सो कर टीवी देख रही है, बेचारा बेलना से खाना बना रहा है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है, खाना बना सकते हो। अरे जिंदगी भर बीबी पर शासन ही करोगे, बीबी को तो अपने पर शासन करने दो, फिर देखो समाज कैसे बदल रहा है। अरे जिंदगी भर तो सबको दबा कर रखे हो बुड़बक, जिंदगी भर तो औरतों को दबा कर रखा गया है, तनी औरतों को भी उठने दो, समाज बदलेगा। अरे आज हम देख रहे थे, अरे एक चीज मानना पड़ेगा, ठीक ना, एक चीज तुमको जानना पड़ेगा। हम स्कूटी पर बहुत से लड़कियों को देखे हैं, मतलब 99.9% देखे हैं, वो कभी भी स्कूटी पर पैर नहीं रखती है, अपना पैरवा फैले रहती है, ठीक ना। मतलब कि देखो कि आ रहे थे जंक्शन की तरफ से मैथ वाले सर के साथ, पैरवे से मार दी ठोकर, ठाए दिन हमको चोट भी लग गया। सैंडल पहनी थी, एक तो चुक सैंडल पहनती है। अब पैरवा स्कूटी पर ना रखना चाहिए, वो सबको डर लगा रहता है कि कब हम स्कूटी से किसी को धक्का मार देंगे, कब पलट के गिर जाएंगे। ये तो हम तो एकदम 100% तुम लोग के बात के साथ सहमत है कि स्कूटी उन लोगों को एकदम समझो कि कभी भी एकदम पैर रखबे ना करती है। आज जो भी लड़का देखे एकदम पैर रखकर इधर से उधर घुमैले रहता है, ठीक ना, लेकिन वो सब पैरे ना, मतलब मार दी ठोकर, बताओ चोट लग गया हमको। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट जो सिद्धांत पर काम करता है ये क्या होता है, तृतीय नियम पर, ठीक ना। ये कौन हो जाएगा, न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है, इसे भी याद रखिएगा। यानी कि रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, उसका एनर्जी नीचे की तरफ छोड़ता है तो ऊपर की तरफ से पुश करता है, पूर्णोदक के रूप में इसमें इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी का। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तृतीय नियम 60 के आंसर ए हो जाएगा। तुम्हारा काम खत्म हुआ यहीं पर, 60 क्वेश्चन आज आया था, रिवीजन भी करा दिए तुम लोगों को और तुम लोग का क्वेश्चन भी हो गया। चलो यार, तेरा सुपरस्टार अब तुमको ही क्लास आकर लेना चाहिए, ये सबको तुम ही सिखा सकते हो। हमको नंबर दे दो भाई, पानी पूरी फ्री में खिलाऊंगा। हर रोज टॉपिक चेंज करते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव तो कभी सब्जेक्टिव। बिहारी बॉय एक ही दिन सब्जेक्टिव कराए थे, सिंधु घाटी सभ्यता, सब लोग हाथ उठाने लगा। वैसे भी तुम लोगों को दरोगा की तैयारी करना नहीं है, बीपीएससी का, तो सबसे बढ़िया बिहार पुलिस का करना है। बिहार पुलिस एग्जाम निकल जाएगा, डरने की जरूरत नहीं हो, अच्छे जगह पर तुम लोग हो, ठीक। तो चिंता मत करो, फालतू में चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं तुम लोग को, ठीक ना। चलो ठीक है, अपना अपना ध्यान रखना। बीबी का शासन नहीं चलेगा, बीबी का शासन नहीं चलेगा। बिट्टू कुमार देखो अभी से बोलने लगा, बीबी का शासन नहीं चलेगा, तोरे ऊपर तो सबसे ज्यादा चलेगा। चलो ठीक है, हाँ काम खत्म हुआ यहाँ से, अपना ध्यान रखो और बहुत अच्छा स्कोर किए हो तुम लोग। रिवीजन करते रहो क्योंकि आसान क्वेश्चन था, पहले हुए पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, तो ये उम्मीद किया जाता है इसमें 90 प्लस आपको 90 पर, मतलब कि 90% प्लस आपको सही होना चाहिए। चलो फिर मिलते हैं, आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखो और 2 बजे अगर क्यूज होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी जो जगह रहेंगे 5 ही 10 ही 15 जो भी होंगे लड़के वो करेंगे क्यूज, और बाकी रिकॉर्डेड सुबह वीडियो देख लेंगे। मिलते हैं फिर आप लोगों से, अब हम भी जा रहे हैं खाना वाना खाने, ठीक। तो शुभ रात्रि, गुड नाइट, हरे कृष्णा, हरे राम, बाय बाय।